हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, पिछले 30-35 वर्षों से लगातार श्री बाबू सदानंद सरस्वती जी की जयंती मनाने वाले और लगभग 35 साल तक विधान पार्षद रहे आदि डॉक्टर महाचंद्र बाबू, बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, आदरणीय श्री केशवानंद जी महाराज, कुम्हरार के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय श्री राधा मोहन शर्मा जी, माननीय श्री रामकृपाल यादव जी, श्री सीताराम पांडे जी, श्री आशुतोष जी, श्री देवेश जी, श्रीमती रीता शर्मा जी, अनामिका शंकर जी, देवेंद्र शर्मा जी और यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई मित्रों, मैं सबसे पहले महाचंद्र बाबू को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, प्रतिवर्ष बिहार सरकार की ओर से श्री बाबू की मूर्ति पर 21 अक्टूबर को माल्यार्पण किया जाता है और ये जो मुख्य सचिवालय है उसके प्रांगण में श्री बाबू की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। ये कोई हम लोगों की सरकार आने के बाद प्रारंभ नहीं हुआ है, ये वर्षों से परिपाटी है कि सरकार की ओर से श्री बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण होता है। फिर आज मुझे देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, महामहिम राज्यपाल मौजूद थे, लेकिन एक भी कांग्रेसी श्री बाबू को माल्यार्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित नहीं था। और आज अगर हम यहां श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं तो यहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह और श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही है। और मित्रों, जो लोग श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं मिलर स्कूल ग्राउंड में, वो श्री बाबू की कांग्रेस नहीं है, वो लालू यादव की कांग्रेस है। इन कांग्रेसियों ने श्री बाबू की कांग्रेस को लालू यादव की कांग्रेस में परिणत कर दिया। श्री बाबू ने विकास की ऐसी लकीर खींची कि 13 साल तक लोग सरकार में रहकर भी इस लकीर तक पहुंच नहीं पा रहे। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम लकीर तक पहुंच नहीं पा रहे, प्रयास कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने लगभग 16.5 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहकर विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दिया, जिसने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, वो कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति के साथ जुड़ गई जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिसके 15 साल के कार्यकाल में विकास का एक भी काम अगर हुआ हो तो बता दे कोई व्यक्ति, एक भी काम। तो श्री बाबू ने बिहार का विकास किया और ये लालू कांग्रेस इसने बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ हाथ मिला लिया। और मित्रों, अगर 15 साल अगर बिहार में जंगल राज था तो सब जंगल राज की पालकी ढोने का काम कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। आपको मैं याद करा दूं कि 15 साल में 5 साल बिहार में राजद कांग्रेस की और मिली जुली सरकार थी। श्री बाबू ने कल कारखाने खोलने का काम किया और लालू कांग्रेस ने बंद करने का काम किया, और हम लोग के मत्थे पड़ा है फिर से उसको खोलने का काम। अभी हर वक्ता कह रहा था बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर का मामला किसके काल में बंद हुआ? 15 साल जिन लोगों की सरकार थी उनके कार्यकाल में कांग्रेस के रहते हुए श्री बाबू के बरौनी खाद कारखाना बंद हो गया। कल मैं बरौनी में था, मैं कल गया था खाद कारखाना देखने के लिए।
और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 7,000 करोड़ और 200 फीट लंबी चिमनी बनकर तैयार है और जून 2021 के अंदर यूरिया का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। आपने बंद करने का काम किया और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी ने खोलने का काम किया। हमारी बिहार की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने 500 करोड़ बिजली का बिल माफ कर दिया। स्टैंप ड्यूटी हम लोगों ने 100 करोड़ का माफ कर दिया। आपने क्या किया? अभी तो बरौनी थर्मल बिजली पैदा होती थी, बरौनी थर्मल में चालू किसने किया? श्री बाबू ने। और बंद किसके कार्यकाल में हुआ? कांग्रेस राजद के कार्यकाल में बरौनी का बिजली का कारखाना बंद हो गया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोगों ने फिर से बरौनी के बिजली कारखाने को चालू करने का काम किया। और मित्रों, अगर आप बिहार के इतिहास को देखें, और आपको मैंने जैसे बताया कि बिहार के इतिहास को 4 कालखंड में बांट सकते हैं। एक कालखंड 1937 से लेकर 61 तक, जो श्री बाबू का कालखंड था, करीब 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे और 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। 61 से लेकर 90 तक एक ऐसा दौर था और श्री बाबू ने भविष्यवाणी की थी। एलपी शाही जी ने किताब लिखी है फ्रीडम एंड बियॉन्ड। एलपी शाही जी ने अपनी पुस्तक में श्री बाबू का एक उल्लेख किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर श्री बाबू ने कहा था, मुझे मरने दो और बिहार अनेक अल्प अवधि वाली सरकारों का गवाह बनेगा। लेट मी डाई, मुझे मरने दो, लेट मी डाई, एंड बिहार विल विटनेस मैनी शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट्स। श्री बाबू 16 साल तक रहे मुख्यमंत्री, 16.5 साल। और आपको मालूम है श्री बाबू के मरने के बाद 61 से लेकर 90 तक बिहार में कितनी सरकार बनी? आपको मालूम है किसी को? 23 सरकार बनी। 23 सरकार बनी। कोई सरकार 3 दिन वाली, कोई 2 महीना वाली, कोई 4 महीने वाली सरकार, और सबसे लंबे अवधि तक जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, 3 साल 3 महीने। 61 से लेकर 90 तक 23 मुख्यमंत्री, 5 राष्ट्रपति शासन, और 90 में किसकी सरकार बन गई बताने की जरूरत नहीं है। 15 साल मियां बीवी का राज था। एक ही पार्टी की सरकार, एक ही परिवार की सरकार, लेकिन बिहार को बर्बाद कर दिया। मेरे मित्रों, 45 साल बिहार का बर्बाद हुआ है। श्री बाबू ने जिस प्रकार बिहार के अंदर कल कारखाने खोलना, संस्था खोलना, आप एक भी संस्था का नाम ले लीजिए, अनुग्रह नारायण समाजोदय शोध संस्थान, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार विश्वविद्यालय, अभी ये कितने कल कारखानों का नाम आया। अगर ये किसी एक व्यक्ति की देन है तो वो केवल श्री बाबू की देन है। और श्री बाबू के मरने के बाद 45 साल में एक भी नया कल कारखाना नहीं खुला, एक भी। 45 साल के अंदर एक नया संस्थान नहीं बना। और 2005 में जब हम लोगों की सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने खंडहर से बिहार को फिर से जिंदा करने का काम किया। श्री बाबू ने जिस तरह का काम किया था, अगर अगले 45 साल कुछ न कुछ काम हुआ होता तो आज बिहार महाराष्ट्र गुजरात से आगे चला गया होता। एक मेडिकल कॉलेज 45 साल में नहीं खुला, एक मेडिकल कॉलेज। और अगर कोई एक आध इंजीनियरिंग कॉलेज खुला तो उन्हीं लोगों के कार्यकाल में बंद हो गया। तो इसलिए मेरे मित्रों, अभी जो बात हो रही थी सिंदरी फर्टिलाइजर, ये भी कौन चालू कर रहा? सिंदरी बलिया झारखंड में, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि केवल बरौनी नहीं तो सिंदरी फर्टिलाइजर भी खोलने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, चाहे वो केपी जायसवाल शोध संस्थान हो, अरबी फारसी स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान हो, खादी बोर्ड की स्थापना हो, रांची विश्वविद्यालय हो, भागलपुर विश्वविद्यालय हो,
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय हो, बिहार विश्वविद्यालय हो, ये सारी ऐसे में कम से कम 50 संस्थाओं का नाम बता सकता हूं जिनको खोलने का काम श्री बाबू ने किया। तो अगर एक श्री बाबू 16 साल में इतना काम कर सकते, गंडक परियोजना, कोसी की परियोजना, अगर एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है तो 23 मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? 23 मुख्यमंत्री वो बिहार के अंदर, केवल अगर कर्पूरी जी के कुछ समय के कालखंड को छोड़ दें तो बिहार के अंदर कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए मित्रों, मैं आज इतना ही कह सकता हूं। और आज लालू कांग्रेस का क्या हाल है, एक उनके बड़े नेता जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनका आज मैंने टीवी पर सुबह अखबार में बयान देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हुई है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव था। मेरे मित्रों, क्या पाकिस्तान ने पूछकर हमला किया कि चुनाव होने वाला इसलिए यहाँ पर और हमला कर दो या कार्रवाई करो? अरे भाई, देश में तो हर 4 महीने पर चुनाव है। अभी तो यहाँ का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद यूपी दिल्ली का चुनाव होगा, फिर बिहार का चुनाव होगा। जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो आगे पीछे कोई न कोई चुनाव होगा। कितने बेशर्म लोग हैं ये कांग्रेस के लोग, जो धारा 370 का विरोध करते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और उसको भी चुनाव से जोड़ दिया और कहते कि इसलिए कल बदला लिया गया क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था। मेरे मित्रों, इन कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और मैं 2 बातों का और जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा कि श्री बाबू के बारे में 2 बातें और मैं बताना चाहूंगा। अपने सचिवालय में अपने जाति के एक भी व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त नहीं किया। आज तो देखते कि कोई मंत्री बनता तो अपने सचिवालय में अपने जात बिरादरी के लोगों को भर देता है, कोई किसी महत्वपूर्ण पद पर जाता है। श्री बाबू के सेक्रेटरी कौन थे? रामचंद्र प्रसाद, जो कायस्थ जाति से आते थे। उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी कौन थे? सूर्यदेव सिंह, जो राजपूत समाज से आते थे। उनके गोपनीय पत्रों के टाइप करने वाले कौन थे? फकीराला, जो कायस्थ थे। दूसरे थे राधा रमन, जो राजपूत थे। उनके एक और सेक्रेटरी थे सलाम साहब। तो मित्रों, यह व्यक्तित्व था श्री बाबू का। एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे पूर्व के लोगों ने जिक्र किया। श्री बाबू ने 27 से लेकर जब जब चुनाव लड़े, कभी वोट मांगने अपने क्षेत्र में नहीं गए। वो कहते थे कि वोट, मैंने इतना काम किया है, अगर केवल चुनाव के समय में जाकर वोट मांगने से अगर वोट मिलता है तो 4 साल काम करना बेकार है। और जब खड़गपुर से चुनाव लड़ रहे थे, 52 का चुनाव, तो लोगों ने कहा कि श्री बाबू बहुत कठिन लड़ाई है, कहीं चुनाव हार नहीं जाए। लेकिन श्री बाबू ने कहा कि मैं चुनाव में वोट, अपने लिए वोट मांगने नहीं जाऊंगा, दूसरों के लिए जाऊंगा। ये थे श्री बाबू। इतना ही नहीं तो मैं और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 57 के अंदर श्री बाबू मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। अनुग्रह बाबू को भी लोगों ने चढ़ाकर उम्मीदवार बना दिया और आपको मालूम है कि वोटिंग हो गई। लोग एमएलए के पास घूम घूम कर लॉबिंग कर रहे थे अनुग्रह बाबू के पक्ष में। बहुत सारे विधायक गए श्री बाबू के समर्थक श्री बाबू के पास कि आप भी विधायकों से बात कीजिए, विधायकों से कहिए वोट देने के लिए। श्री बाबू किताब पढ़ते रहे, कहा कि मैं किसी विधायक से वोट मांगने नहीं जाऊंगा, अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे विधायक वोट देंगे, अगर मैं योग्य नहीं हूं तो विधायक किसी दूसरे को वोट दे देंगे। लेकिन श्री बाबू किसी एमएलए के पास वोट मांगने नहीं गए। जब वोटिंग शुरू हो गई तो चुनाव अधिकारी ने उनसे कहा कि आप भी चाहें तो वोट दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। लेकिन श्री बाबू ने कहा कि मैं वोट कास्ट नहीं करूंगा, और श्री बाबू ने वोट नहीं दिया, चुनाव में जीत गए। और फिर जब अनुग्रह बाबू उनको बधाई देने आए तो दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे और कहा, और जब कुछ अनुग्रह बाबू के समर्थकों ने श्री बाबू से कहा कि इनको मंत्री मत बनाइए, इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मत दीजिए, ये मजबूत हो जाएंगे तो आपको कमजोर कर देंगे, तो श्री बाबू ने अपने समर्थकों को जवाब दिया, बकवास बंद करो,
हम जेल साथ गए हैं, साथ लड़े हैं, साथ में काम किए हैं। और अगर मैं ये संजोग था कि मैं जीत गया और अनुग्रह बाबू हार गए, ऐसा भी तो हो सकता था कि अनुग्रह बाबू जीत जाते और मैं हार जाता, और उसमें अनुग्रह बाबू यही व्यवहार मेरे साथ करते, तब क्या गुजरती तुम्हारी उम्र जो है। और अनुग्रह श्री बाबू इतने बड़े दिल के व्यक्ति थे। मित्रों, आज की राजनीति में इतने विशाल हृदय वाले लोग बहुत विरले होते हैं। इसलिए मित्रों, मैं जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछले 13 वर्षों में अगर श्री बाबू के सपने को किसी ने पूरा करने का प्रयास किया है तो हमारी सरकार ने बिहार में प्रयास किया। हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है, सड़कों को बनाया है, बंद पड़े कारखानों को खोला है। और आज बिहार के विकास की जो लकीर हम खींच रहे हैं, हमारा प्रयास होगा कि श्री बाबू के लकीर के नजदीक पहुंच सके, तभी उनके सपनों का बिहार बन पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर बिहार का 45 साल बर्बाद नहीं किया होता लोगों ने, तो आज बिहार कहां से कहां पहुंचा होगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, और श्री बाबू के लिए भारत रत्न वगैरह तो बहुत छोटी बात है, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपनों का बिहार हम बनाकर दिखाएं और हिंदुस्तान के अंदर बिहार सबसे बेहतरीन विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो सके। यही उनके प्रति सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार और श्री बाबू के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, बहुत विस्तार में कम समय में कोई मुद्दे बचे नहीं। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी ने आप तक संदेश पहुंचाया। मैं समझता हूं ये संदेश इस राज्य के